गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। आज ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म में हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखेंगे। इससे पहले रिएक्शन हमने देखा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो चार प्रकार की मैकेनिज्म के द्वारा संभव हो सकती है, जो कि हमने एक एक करके पढ़ी हैं। फर्स्ट वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी हैं, और इस किस किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो मैकेनिज्म देखी है। इसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ी है। थर्ड वाज एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती है और इनकी मैकेनिज्म किस तरह से होती हैं। आज हम चौथे तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इन रिएक्शंस में एक एटम या ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर माइग्रेट करता है उसी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम, ग्रुप या डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर। जैसे कि हम इस तरह से एक एग्जांपल लिख सकते हैं। सपोज वी हैव ए कंपाउंड ए बी और एक से जुड़ा हुआ है एक्स और बी से जुड़ा हुआ है वाई। तो जब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि वाई जो है वो आ जाएगा ए पर और एक्स चला जाएगा बी पर। तो ये क्या कहलाती हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी तरह से इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास कंपाउंड है ए बी डबल बॉन्ड सी। तो ये जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ बी और सी के बीच में था, जो कि माइग्रेट हो जाता है ए और बी के बीच में। सो दिस इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के। कई बार आपसे रिएक्शन का रिएक्टेंट लिख करके और उसकी जो कंडीशंस हैं वो लिख करके प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये रिएक्शन कुछ इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अगर एन ब्यूटेन दैट इज़ नॉर्मल ब्यूटेन को गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये पोजीशन जो CH3 इस वाले कार्बन था वो अपनी पोजीशन चेंज करके इस कार्बन पे आ जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है एंड वी विल गेट आइसोब्यूटेन। इसी तरह से 1 क्लोरोप्रोपेन को जब गर्म किया जाता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो क्लोरीन है वो दूसरे नंबर पे के कार्बन पे आ जाएगा एंड वी विल गेट 2 क्लोरोप्रोपेन। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। इसमें एसिटाइल नाइट्रीन CH3CON, एसिटाइल नाइट्रीन जो है वो रीअरेंज्ड होकर के हमें क्या प्रोडक्ट देता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, दैट इज CH3NCO, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, इस कार्बन की बजाय CH3 ग्रुप से जुड़ता है। ठीक है, तो अब वी विल गेट CH3CON, या यूँ कहा जा सकता है ये जो CH3 है वो यहाँ से हटेगा इस कार्बन से और यहाँ नाइट्रोजन पर आकर जुड़ेगा। दिस इज मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट एग्जांपल है फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन जो है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन कन्वर्ट हो जाता है पैरा अमीनो फिनॉल पे, यानी कि OH ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और अमीनो ग्रुप के आ जाता है ये पैरा पोजीशन पर। एक और एग्जांपल हम लें फिनाइल एसीटेट C6H5OCO फिनाइल एसीटेट जो है वो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन्स बनाता है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 ग्रुप या फिर पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप आ जाता है। दिस इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन्स। ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है।
इसी तरह से फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है 140 डिग्री पर, वी विल गेट सोडियम सैलिसाइलेट। ये यहाँ पर जो COOH ग्रुप है, COONA ग्रुप जो है वो यहाँ आ जाएगा एंड वी विल गेट सोडियम सैलिसाइलेट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका सल्फेमिक एसिड NH, बेंजीन से NH, जुड़ा हुआ है, ये देता है सल्फेनिलिक एसिड, यानी कि पैरा पोजीशन पर यहाँ पर SO3H ग्रुप आ जाता है एमिनो ग्रुप के। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो कि एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। उसी मॉलिक्यूल में एक ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज होती है, एक एटम से वो दूसरे एटम पर चला जाता है। ये जो इसके अलावा कुछ ऐसे रीअरेंजमेंट हैं जो कि हीट या लाइट के इन्फ्लुएंस से होते हैं और फिर भी उसमें किसी भी एटम या ग्रुप का सिंगल माइग्रेशन नहीं होता। ये हीट और लाइट के इफेक्ट के द्वारा ही होते हैं। एसिड और बेस का भी इस तरह के रीअरेंजमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कोप रीअरेंजमेंट, इसमें हम देखेंगे दिस इज़ 3-phenyl-1,5-हेक्साडाइईन। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है और हमें गर्म करने पर और हमें मिलता है 1-phenyl-1,5-हेक्साडाइईन। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, इट इज़ नोन एज कोप रीअरेंजमेंट। तो ये तो थी चारों मैकेनिज्म जिनके द्वारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो संपन्न हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी कंसिडरेशन की। एनर्जी कंसिडरेशन में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके कारण कोई भी रिएक्शन होती है। तो हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट फॉर ए रिएक्शन या फ्री एनर्जी। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज़ रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में। और ये सभी को इंटरेस्ट रहता है कि कितनी कोई रिएक्शन कितनी तीव्रता से या कितनी आसानी से जो है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? हम ये जानते हैं कि सारे सिस्टम जो हैं वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होता है। और ये सोचा जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतना ही जो है रिएक्टेंट उतनी ही आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो हम एक एनर्जी डायग्राम खींचते हैं फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ डेल जी, यानी कि फ्री एनर्जी कहलाता है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल जी, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अधिक होगा। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जो फ्री एनर्जी, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी है वो कम होनी चाहिए देन द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि डेल जी जो है वो नेगेटिव होता है। हम जानते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो डिपेंड करती है दो कंपोनेंट पर। पहला तो है डेल एच दैट इज़ एंथैल्पी चेंज, और दूसरा है डेल एस दैट इज़ एंट्रोपी चेंज। और इसको हम किस एक्सप्रेशन के द्वारा लिख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को? डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पर टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पर एक टर्म है डेल एच यानी कि एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है? क्वालिटी ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड व्हेन ए मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जब एक मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जितनी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है वो क्या कहलाता है? एंथैल्पी
चेंज कहलाता है। इसी तरह से एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल एस, इसे हम डिनोट करते हैं। तो एंट्रोपी चेंज होता है डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम and is the measure of the energy consumed or released in the reaction to create more order in products related to reactant। जो भी सिस्टम है उसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिसऑर्डर होता है या रैंडमनेस होती है, जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो है उसे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो अधिक ऑर्डर में होगा रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो जितनी एनर्जी जो है एनर्जी कंज्यूम होती है या रिलीज़ होती है वो बताता है एंट्रोपी चेंज को। जब सभी सब्सटेंस जो है उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो, दैट इज़ 25 डिग्री टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल G0 इक्वल्स टू डेल H0 माइनस T डेल S के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में होती है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड करता है रिलेटिव एनर्जी पर, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेटिव एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल G0 इक्वल्स टू 2.303 RT log K, वहाँ जहाँ पर R जो है वो गैस कांस्टेंट है, T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अगर माइनस डेल G0 इज़ लार्ज, माइनस डेल G0 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो K की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, यानी कि बहुत अधिक प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से अगर माइनस डेल G0 की वैल्यू जो है वो कम होती है तो K जो है वो थोड़ा कम होता है और स्टार्टिंग मटेरियल जो है यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में थोड़ा कम कन्वर्ट होगा। और अगर माइनस डेल G0 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि फ्री एनर्जी में कोई चेंज ना हो तो K जो है वो 1 होता है और 50% कन्वर्जन होता है स्टार्टिंग मटेरियल का प्रोडक्ट के अंदर। अब हम देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रिएक्शंस के लिए किस तरह से हम बना सकते हैं। कितना एनर्जी चेंज होता है पूरी रिएक्शन के दौरान, उसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है ग्राफ होता है बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज और रिएक्शन की प्रोग्रेस के बीच में जो ग्राफ है दैट इज़ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अगर हम बात करें एक सिंगल स्टेप रिएक्शन की, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन भी दो तरह से हो सकती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती हैं। तो उनके लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो इस तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि डेल G जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। ये किसके लिए होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी की तुलना में कम है, यानी कि डेल G पॉजिटिव है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। इसी तरह से अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो ये इस तरह से बनता है। इसमें हम देख रहे हैं जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी अधिक है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। यहाँ डेल G जो है दैट इज़ नेगेटिव है, डेल G नेगेटिव है, यानी कि इसमें क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी प्रोडक्ट के बनते समय। तो ये एनर्जी कंसिडरेशन है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसे गर्म करना पड़ेगा। और इसी तरह से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज़ हो जाएगी और उस समय में एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी। तो
ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ डेफिनेशंस इसमें आई है, व्हाट इज़ एंथैल्पी चेंज, व्हाट इज़ एंट्रोपी चेंज, और किस तरह से हम ये रिएक्शन जो है वो दी जाती हैं, गिब्स फ्री रिएक्शन, और रिएक्शन के होने की कंडीशंस क्या हैं, ये सब हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो एनर्जी कंसिडरेशंस में किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट्स आती है, काइनेटिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी रिएक्शन की, इंटरमीडिएट्स किस तरह से बनते हैं, इनका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।